गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बालमन के जाने के छोटे बच्चे और जवाब किसके? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के। तो हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। अगर आपके पास भी पाठ्य पुस्तक हो तो आप भी उसे खुली रखना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। देखिए अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो यह बातचीत यानी कि यह बच्चे बालमन यानी कि छोटे बच्चे और डॉक्टर अब्दुल कलाम के बीच जो बातचीत हुई है वह कब संपन्न हुई थी? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब भारत देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन यानी कि जब राष्ट्रपति पद पर थे तब की यह बात है। तो अब्दुल कलाम उस समय छोटे बच्चों से मिलते हैं, एक जगह पर छोटे बच्चों से मिलते हैं और वहाँ भारत के कोने से छोटे बच्चों को इकट्ठा किया गया होता है और वह अब्दुल कलाम को प्रश्न करते हैं यानी कि प्रश्न करने वाला। तो प्रश्न करते हैं और अब्दुल कलाम उसके जवाब देते हैं। तो आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता यानी कि जो प्रश्न करता है वह आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो प्रश्नकर्ता जो बच्चा है उसने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया। क्या किया? तो क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो बच्चों, यह प्रश्नकर्ता जो बच्चा है उसने प्रश्न किया कि अब्दुल कलाम साहब आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुनाइए। तब डॉक्टर कलाम ने उनके बचपन की, जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब की उनकी यादगार घटना सुनाई। वो यादगार घटना कौन सी थी? तो उनके शिक्षक का नाम क्या है? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो यह हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछा जाता है कि अब्दुल कलाम के शिक्षक का नाम क्या था? तो उनके शिक्षक का नाम क्या था? तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनके शिक्षक ने उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है उसकी जीवंत घटना, उसका जीवंत उदाहरण देने के लिए रामेश्वर तट के, समुद्र तट के रामेश्वर कहाँ पे आया? तो हमारे भारत देश में जो तमिलनाडु है वहाँ समुद्र तट पर रामेश्वर नामक एक शहर आया है। तो वहाँ रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर पक्षी कैसे उड़ता है उसका जीवंत उदाहरण हमें बताया। जो पक्षी उड़ता हुआ उन्हें दिखाया। इससे अब्दुल कलाम के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो हमें परीक्षा में यह सवाल पूछा जाए कि अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई, तो उसका जवाब क्या आएगा? यह अभी हमने पढ़ा वह। अब हम आगे पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता
सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। उसने क्या प्रश्न किया? तो बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? देखो बच्चों, प्रश्नकर्ता जो यह है नागपुर का सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला। इस बच्चे ने अब्दुल कलाम से प्रश्न किया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। अब अब्दुल कलाम उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर कलाम, मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो देखो बच्चों कि एक प्रश्नकर्ता बच्चे ने अब्दुल कलाम से सवाल किया मातृभाषा के बारे में, तब अब्दुल कलाम ने मातृभाषा के बारे में बताया कि मैंने स्वयं मातृभाषा में शिक्षा ली है और कॉलेज में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ली है, पर मेरा मानना है कि अंग्रेजी भाषा के बजाय अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना उचित है। हाँ, पर वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता जरूर है, पर हमें मातृभाषा में पढ़ना चाहिए। अब आगे प्रश्नकर्ता अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। प्रश्नकर्ता यानी कि प्रश्न करने वाला जो बच्चा है वह प्रश्न करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का यह अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। देखो बच्चों, प्रश्नकर्ता ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने उसका सुंदर सा जवाब दिया कि अगर आगे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य यानी कि हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है वह हमें निर्धारित करना होगा और हमें उसे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए तनतोड़ जी तोड़ मेहनत करनी होगी। और जी तोड़ मेहनत करने से हमारे में अंदर आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास आने से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। कड़ी मेहनत करके हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। अब आगे प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है और डॉक्टर अब्दुल कलाम अब उसका जवाब देंगे। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो कि 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र
में परिवर्तन करना और देश के एक अरब नागरिकों के चेहरे में मुस्कान देखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अब आगे प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विद्यालय मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है? आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया अब्दुल कलाम ने कि मेरे मन में साहस की परिभाषा यह है कि अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अब आगे प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहत भारतीय परिवार का अंग है और उसे अपने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो डॉक्टर कलाम उस प्रश्नकर्ता का उत्तर देते हैं कि हमारे मातृभूमि के लिए गर्व की भावना कैसे विकसित हो। अब आगे प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? प्रश्नकर्ता ने सुंदर सा सवाल किया। अब डॉक्टर अब्दुल कलाम उसका जवाब देंगे, तो हम देखते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि जो शिल्पकार होता है वह, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम ने सुंदर सा उत्तर दिया कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र, हमारे भारत देश के एक अभिन्न अंग है और हमें उनके निर्माण को, उनकी सेवा को समान रूप से देखना चाहिए। हमें उनके क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको समान रूप से देखना चाहिए और वह अपने क्षेत्र में मतलब जो अपना काम करते हैं उसमें उन्नति करे। अब आगे प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? देखिए प्रश्नकर्ता ने बहुत ही सुंदर सा प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि 2020 तक आप भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, पर दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो क्या 2020 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकेंगे? यह प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। अब अब्दुल कलाम उसका उत्तर देंगे। तो अब्दुल कलाम ने क्या कहा? डॉक्टर कलाम कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत
2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। देखिए, अब्दुल कलाम ने उसका उत्तर दिया है कि 2020 तक हमें स्त्री शिक्षा को महत्व देना चाहिए। अगर स्त्री शिक्षा होगी तो छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना हमारे समाज में बढ़ेगी और 2020 तक हम युवाओं को प्रचुर मात्रा में એટલે કે अधिक मात्रा में रोजगारी दे सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में धंधा उद्योग को बढ़ावा दे सकेंगे। इसके कारण रोजगार सबको मिलेगा। अब आगे प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। देखिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अब अब्दुल कलाम उसका उत्तर देते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। देखिए, अब्दुल कलाम ने समझाया है, कहा है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, युवाओं का देश, यानी कि हमारे देश में 25 वर्ष से कम आयु के लोग ज़्यादा है। तो उन्हीं के कारण हमें युवा धनों के कारण हमारे देश में संसाधन के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित हमें इस विकसित राष्ट्र की ओर आगे कदम बढ़ाएगी। अब आगे प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? देखिए बच्चों, इस प्रश्नकर्ता ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारी जो आज की स्थिति है कि गरीब बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते, अपनी परिस्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। उनका स्वप्न भी आगे बढ़ना होता है, पर वह अपनी परिस्थिति के कारण आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बच्चे ने अच्छा प्रश्न किया है। अब अब्दुल कलाम उसका उत्तर देंगे। तो देखिए वह क्या कहते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इसे पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। देखिए अब्दुल कलाम ने सुंदर सा उत्तर दिया। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि गरीब बच्चों को आगे पढ़ना है तो स्कूल में छात्रवृत्ति यानी कि जो हमें शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती है उसकी बात की गई है कि उस स्कॉलरशिप के कारण ही हम आगे पढ़ सकते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा એટલે કે कॉलेज के लेवल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों में से ऋण के माध्यम से, ऋण यानी कि ब्याज, गुजराती में हम कहते हैं ब्याज, तो लोन, ब्याज गुजराती में આપણે કહે છે કે લોન આપે છે, तो वह ऋण के माध्यम से भी हम वो आगे पढ़ सकते हैं। अब आगे
प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जिम्मेदारियां राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शक देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। देखिए अब्दुल कलाम कहते हैं कि अभी जो राजनीतिज्ञ जो राजनेता है उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें गरीबों के लिए कार्य करना चाहिए। उनके परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी के कार्य में उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। अब आगे प्रश्नकर्ता श्री नंदिता शुभी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, रक्षा की दृष्टि में विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए यह महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, तो हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि महिलाओं के विषय के बारे में अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो अब आगे जो उन्होंने जो जवाब दिया है वह उस प्रश्न का जवाब होगा। तो अब देखते हैं। डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। देखिए अब्दुल कलाम ने क्या कहा कि आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ गई है और अभी जो हम आर्मी कहते हैं, नेवी कहते हैं, एयरफोर्स कहते हैं, उनमें भी महिलाएं अपना योगदान दे रही है। तीनों सेनाओं में महिलाएं अभी अपना योगदान दे रही है। अब आगे प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। जोधपुर दौरे पर, तो कि जब अब्दुल कलाम राजस्थान के जोधपुर गए थे तब एक बच्चे द्वारा उन्हें जो प्रश्न किया गया था वह, तो प्रश्न क्या है, तो क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? अब बच्चे ने कहा कि हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर, એટલે કે अति विशिष्ट जो व्यक्ति, जो यह नेता है जो घूमने जा रहे हैं, उनको जो घूमने का जो ज़्यादा खर्च हो रहा है उसमें हम कमी नहीं कर सकते। अब डॉक्टर कलाम कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो अब्दुल कलाम ने भी उसका उत्तर दिया कि कुर्सी के माध्यम से उन्हें समझाया। तो बच्चों यह जो अब्दुल कलाम आपने जो पाठ सुना उसमें आपको मजा आया होगा कि सवाल बाल मन के, जो सवाल बाल मन जाने के छोटे बच्चे और